Federalism is basically the division of power. I am taking the power and dividing it on different levels. Decentralization of power. All the power was with the center, and now I am dividing it in different levels. मैंने सेंटर से पावर ली, स्टेट को दी, फिर मैंने फर्दर उसे डिवाइड करा, लोकल अथॉरिटीज को दी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इन सबको दी, एंड सो ऑन. ठीक है, सो देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर. ठीक है, एंड दिस डिविजन ऑफ पावर इज रियली इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक आवर्स. हमारी कंट्री जो इंडिया है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, हमारे लिए बहुत जरूरी था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. द रीजन बी कि इतनी बड़ी कंट्री को आप सेंटर से रन नहीं कर सकते. देर आर सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री. इतने लोग हैं भारत देश में, सब लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो चैलेंजेस फेस करते हैं. नाउ आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर एक बंदा जो है कंट्री का, वो डायरेक्टली जो भी सुप्रीम अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोस्ट पर है, उसको डायरेक्टली जाके अपनी प्रॉब्लम बताए. इट इज नॉट फीजिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. तो उस केस में आई नीड अ सिस्टम जहां पे उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ग्रास रूट लेवल पर ही सॉल्व हो जाए, इमीडिएटली सॉल्व हो जाए. और कोई अगर रेयरली कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत इस नेचर की है कि वो ग्रास रूट लेवल पर सॉल्व नहीं हो सकती, तो वो प्रॉब्लम मेरे तक आए, एज इन जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उस तक आए. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द पावर एंड आई हैव डिसेंट्रलाइज्ड इट इन वेरियस पार्ट्स. अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर किसी की भी कोई इशू है, कोई भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो वो डायरेक्टली अपने एरिया का जो भी, लेट्स से अगर मुझे यहाँ कोई इशू आ रहा है, तो मैं अपने एरिया का जो भी एमएलए है या मे बी एमसीडी है, उसको मैं कांटेक्ट कर सकूं कि आई एम फेसिंग दिस इशू. मेरे यहाँ अगर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, स्ट्रीट लाइट बंद है, तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगी मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही. व्हाट इज ही गोइंग टू डू अबाउट इट? बाय द टाइम द लेटर रीचेस हिम एंड ही टेक्स एन एक्शन, इट इज गोइंग टू बी ऑलरेडी वेरी लेट. है ना, मैं इतना टाइम तो वेट नहीं कर सकती. बट आई कैन डायरेक्टली रिलेट दिस प्रॉब्लम टू माई एमएलए और टू एमसीडी एंड गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व. दिस इज वाई आई हैव टेकन द पावर एंड आई हैव डिवाइडेड इट, ताकि हर किसी बंदे की छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो ग्रास रूट लेवल पर ही सॉल्व हो जाए. एंड इफ देयर इज अ बिगर इशू, तो वो फिर आराम से हायर अथॉरिटीज के पास जा सके. ठीक है, सो फेडरलिज्म इज डिविजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. नाउ फेडरलिज्म के दो टाइप्स, और दोनों टाइप्स में दो दो आपके टाइप के फेडरलिज्म है. सबसे पहले तो एक फेडरलिज्म जो सभी ने सुना होगा जिसके बारे में, coming together and holding together federalism. Coming together and holding together, the name itself is explaining कि क्या है ये. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है जहां पर वेरियस जो पार्टीज हैं, दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ फेडरेशन. ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं वो एक साथ आई हैं, दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ फेडरेशन. कि अलग अलग जो है हम काफी वीक हैं, बट एक साथ अगर रहेंगे तो स्ट्रेंथ होगी हमारे अंदर, राइट. एक तो स्ट्रेंथ होगी कि कोई भी हम पे अटैक करने से पहले सोचेगा. दूसरा, मुझे अगर ट्रेड करने किसी और कंट्री के साथ, मुझे अगर कोई भी रिलेशन रखने किसी और कंट्री के साथ, इट विल बी मच इजियर फॉर मी टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशन, बिकॉज नाउ आई एम पार्ट ऑफ अ फेडरेशन. अब अगर किसी को भी डील करना है मुझसे, तो ऐसा नहीं है कि 50 अलग अलग स्टेट से डील करेगा. दिल सिंपली डील विद वन फेडरेशन. ठीक है, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. यू आर अलाउड कि आप जब चाहो इस फेडरेशन से अलग हो सकते हो, जब चाहो इसका पार्ट बन सकते हो, आप अपने हिसाब से चीजें रन कर सकते हो. आपके फेडरेशन का अपना एक सिस्टम होगा, लेट्स से अपना एक उसका जुडिशियल सिस्टम है, हाईएस्ट कोर्ट होगा कोई फेडरल कोर्ट, और आप अपनी सीट के अलग एक हाईएस्ट कोर्ट रख सकते हो, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, द प्राइम एग्जांपल फॉर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज यूएसए. यूएसए के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है. द स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैव जस्ट कम टुगेदर कि हम एक फेडरेशन बना लेते हैं कि कल को हमें जो है डे टू डे जो डीलिंग्स है हमारी बाकी कंट्रीज के साथ, और हमारा जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो जाए, राइट. अब आपके यूएसए की हर एक स्टेट में, लेट्स से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के पास अपने लॉज है, कैलिफोर्निया के पास अपना सुप्रीम कोर्ट है, और कैलिफोर्निया के पास अपना पूरा एक गवर्नमेंट का सिस्टम. And California is part of Federation, that is USA, United States of America इस फेडरेशन का पार्ट है. जिस फेडरेशन का अपना एक फेडरल कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह है, अपने लॉज हैं, अपना एक गवर्नेंस सिस्टम है. ठीक है,
तो आई एम सेपरेट बट ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फेडरेशन. दिस इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. देन वी हैव होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहता है यू हैव कम टुगेदर नाउ, आई हैव हेल्ड यू, यू कैन नॉट बैक आउट ऑफ दिस. आपको अलाउड नहीं है कि आप एक बार इस फेडरेशन, इस यूनियन का पार्ट बन गए तो अलग हो जाओ. तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का प्राइम एग्जांपल है इंडिया. इंडिया में भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो एक साथ आई हैं, अगेन मे बी इस पर्पस की वजह से कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके या स्ट्रेंथ मुझे मिल सके, जो भी है. दे हैव कम टुगेदर एंड नाउ वी आर होल्डिंग देम टुगेदर. दे आर नॉट अलाउड टू लीव द यूनियन. ठीक है, तो इसका प्राइम एग्जांपल है इंडिया. देन वी हैव द सेकंड टाइप. इसके अंदर वी हैव कोऑपरेटिव एंड अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म. Now, cooperative federalism is saying that you should cooperate, है ना. आपको cooperate करना चाहिए किसके साथ? आपको cooperate करना चाहिए अगर यूनियन ने कोई लॉ बनाया है और यूनियन ने मुझे कहा है कि आप ये लॉ, मुझे एज एन स्टेट को कहा है कि आप ये लॉ इम्प्लीमेंट करो, तो I should cooperate with the union. I shouldn't fight with the union. I shouldn't say that I'm not going to do this thing or why are you making laws for me. I should simply say that yes, since you have made the law on a topic जहां मैंने आपको बोला है या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी उसने बोला है that you can make laws on this topic, है ना. जो आपको यूनियन को हमने अलाउ करा है कि पूरी कंट्री के लिए आप जिस टॉपिक पे लॉ बना सकते हो, अगर वो उस पर लॉ बना रहा है और स्टेट को कह रहा है आप इम्प्लीमेंट करो, तो स्टेट शुड कॉपरेट विद द यूनियन कि आपने ये लॉ बनाया है, सोच समझ के बनाया होगा, आपकी पावर्स का पार्ट है, तो लेट मी हेल्प यू इन इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ. मैं आपको हेल्प करता हूँ अपनी स्टेट में स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन इसका करवाता हूँ. दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी. नाउ वी कम टू अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो पूरा एक सिस्टम है, ये कंसेप्ट काफी फेमस हुआ आफ्टर मोहित मिनरल्स केस, जहां पे हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट दी थी वेयर ही सेड दैट इफ ईच एंड एवरी स्टेट is going to blindly follow union's law. blindly मैंने कहा कि ओके यूनियन ने लॉ बनाया इंप्लीमेंट कर दो, अगर मैं blindly उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, then what is the purpose of having another step? What is the purpose of having another level? What is the purpose of decentralization of power? क्या actually decentralization हुआ है? मैंने आपसे कहा that you have to give me let's say 500 rupees whenever you sit in my class and you are not even questioning it. Why am I paying you extra when I have already paid the center for the fees? Why should I give this money which was not disclosed to me before? जब पहले मुझे कभी नहीं बताया गया कि I have to give this money and I have already paid for my course with the center, then why am I paying this extra 500 rupees? This is uncooperative federalism. Stand up against the laws which you think are not right for your state. Stand up against these laws in a legal manner. ऐसे नहीं कि आप outright defiance दिखाओ कि I'm not going to listen to you at all. लीगल चैनल्स है मेरे पास जिसके थ्रू मैं लॉज को चैलेंज कर सकती हूँ. आई शुड यूज दीज लीगल चैनल्स व्हेन आई एम इम्प्लीमेंटिंग दीज लॉज एंड आई थिंक कि ये लॉ मेरी स्टेट के लिए ठीक नहीं है. यूनियन ने लॉ बनाया है, अच्छी बात है, बट मेरी स्टेट के लिए ठीक नहीं है फॉर दिस रीजन, राइट. तो मुझे वहां पे कॉपरेट नहीं करना, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना. आई शुड क्वेश्चन, I should ask, why are you doing this? What is the purpose behind this? What is the purpose behind this law you're making? I'm supposed to question the center. This is how we actually get into the true essence of federalism. फेडरलिज्म का असली एसेंस ही तब आएगा जब हम लोग ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बट सोच समझ के दिमाग लगा के किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करें. सोच समझ के दिमाग लगा के आई थिंक दैट दिस लॉ इज गुड फॉर माय स्टेट, आई विल इंप्लीमेंट इट. अगर सोच समझ के दिमाग लगा के आई थिंक ये लॉ मेरी स्टेट के लिए ठीक नहीं है, दंगे हो सकते हैं, यहाँ पे अनरेस्ट हो सकता है, पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, देन आई एम सपोज टू स्टैंड अगेंस्ट दिस लॉ थ्रू द लीगल चैनल्स ऑफ कोर्स. ठीक है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर पाना मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ. ठीक है, तो आप हमेशा आंख बंद करके फॉलो नहीं करोगे, समटाइम्स यू आर सपोज टू क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म. नाउ राइट डाउन एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. किसी भी फेडरलिज्म के अंदर
5 चीजें होना बहुत जरूरी है. Let us see what are these 5 things and then let us see कि क्या इंडिया के अंदर ये 5 चीजें हैं या नहीं है, so that we can decide if India is a federalism or not. So the 5 essentials of any federalism, the first is duality of government. India. So India follows cooperative and uncooperative federalism. Obviously इंडिया के एपेक्स कोर्ट ने ये जजमेंट दी है मोहित मिनरल्स की, तो इंडिया में अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर नहीं होता तो वो नहीं बोलते. We do stand up against laws which we do not think are correct for our state. जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, some of the states believed कि ये लॉ मेरी स्टेट के लिए ठीक नहीं है, so they stood up against the law. That is the essence of federalism, right? That is the essence of uncooperative federalism. So the first essential is duality of government. There has to be levels of government. क्या इंडिया में ड्यूलिटी ऑफ गवर्नमेंट है? क्या हमने देखी है ड्यूलिटी ऑफ गवर्नमेंट? Well, sort of. हमने duality of government देखी. Duality has the word duo in it, which means two. But we do not have 2 levels of government. We have 3 levels of government. ठीक है? So there is a slight change in India's federalism. Second is supremacy of the constitution. Now, time and time again, we have talked about that constitution is the supreme authority in our country. We have also declared this to be part of basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसको डिक्लेयर करा है इन द केशवानंदा भारती केस. So obviously we have supremacy of constitution in our country. Then we have written constitution. Of course, we have the lengthiest written constitution in the world. There are some countries जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ओरल है, ठीक है. बट इंडिया हैज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है. वी हैव प्रोवाइडेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक चीज, क्या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, वेरियस कमिटीज की हमने बात करी, उन ऑर्गन्स के पावर्स की बात करिए, कमिटीज के पावर्स एंड फंक्शन की बात करिए, हर एक अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हर एक अथॉरिटी की, ऑफिस की पावर्स, उसकी ड्यूटी, हर एक चीज की हमने बात करी है. हमने बात करी है यूनियन और उसकी टेरिटरीज क्या है, कैसे आप उनमें ऐड कर सकते हो और टेरिटरीज को, कैसे आप उनका नाम चेंज कर सकते हो, बॉर्डर बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हो, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो, कैसे आप 2-3 स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट या एक को तोड़ के 3 स्टेट बना सकते हो, कैसे आप जो है वो इनको ऑल्टर कर सकते हो, इनका नाम चेंज कर सकते हो. हमने बताया सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजन कौन है इंडिया का, कौन नहीं है, कैसे सिटीजन आप बन सकते हो, कैसे वो सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है. हमने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात करी है, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी है. हमने बात करी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर स्टेट को लॉ बनाना चाहिए, हमने वो डायरेक्टिव्स तक दिए. हमने ये तक बताया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपके क्या अलग अलग पावर्स या क्या अलग अलग ऑफिसेज होंगे गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए, स्टेट के और सेंटर के बीच के रिलेशंस कैसे होंगे, कैसे मैं उन्हें इंटरप्रेट करूंगी. ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन जॉटेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी एक्सप्लिसिट फॉर्म. तो ये इसीलिए दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है. ठीक है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, बिल्कुल है. ऐसा नहीं है कि आपको इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, राइट. इसके लिए मुझे सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए फेडरलिज्म के लिए. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साइज पे मत जाओ, मैंने छोटी बुक देखी है, बड़ी बुक देखी है, फॉन्ट उसके अंदर छोटा होता है, ठीक है. बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअल जो लिखा गया था, इट्स नॉट द नंबर ऑफ पेजेस, इट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, द नंबर ऑफ सेक्शंस, सब सेक्शंस, वो बनाते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फन फैक्ट, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, they barely had 10 section articles in it, and we already have so many articles in our constitution.
हम लोगों के पास आर्टिकल्स कम पढ़ रहे थे तो हमने आर्टिकल्स में ABCDEFGH लगाकर बीच में अमेंडमेंट्स और डाल दिए हैं. तो ours is the lengthiest written constitution in the world. Then of course we have rigidity of the constitution. Rigidity of the constitution. Now what does rigidity means? Rigidity is talking about the power of amendment. ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कितना इजी है कितना मुश्किल है. ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको आप बहुत इजीली अमेंड कर सकते हो, कुछ होते हैं जिन्हें अमेंड करना बहुत मुश्किल है. आर्स इज अ मिक्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत फ्लेक्सिबल है ना ही बहुत रिजिड है. देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे मैं चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल एक प्रोसीजर है कि सिंपल मेजोरिटी मिल गई मुझे लोकसभा में राज्यसभा में तो वो अमेंडमेंट पास हो गई. कुछ पोर्शन है जिसके लिए मुझे सिंपल मेजोरिटी नहीं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो बोलता है कि आपको चाहिए 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. जैसे आपकी टोटल स्ट्रेंथ है लेट्स से 600 तो सिंपल मेजोरिटी कहते हैं कि मोर देन 300 ने अगर इसको टिक मार्क कर दिया इसको क्लीन चिट दे दी तो वो पास हो जाएगा अमेंडमेंट. ठीक है. स्पेशल मेजोरिटी कहता है कि अभी इन 600 में से कितने बंदे बैठे वोट देने के लिए. ओके 600 में से अभी बैठे लेट्स से 400 बंदे तो इनका 2/3 मैं निकालूंगी. 400 का 2/3 जो भी है उतना नंबर मुझे टिक चाहिए उतने बंदे से पास करें और 300 प्लस भी मुझे चाहिए. ठीक है. तो 50% तो मुझे चाहिए प्लस में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मुझे चाहिए. Then we have special majority with state ratification जो बोलता है 50% of the total 2/3 of present and voting plus जितनी टोटल हमारी स्टेट्स है 28 स्टेट्स है तो मोर देन 50% ऑफ दीस 28 स्टेट्स विच इज 14 से ज्यादा स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस अमेंडमेंट को तब वो अमेंडमेंट आपकी पास हो सकती है. सो दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर वेरी फ्लेक्सिबल नॉट वेरी रिजिड. ओके. रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्यसभा में दोनों का ही है. स्टेट्स का भी है यूनियन टेरिटरीज का भी है. तो रिप्रेजेंटेशन है तो उनका भी कंसेंट है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स. कोर्ट्स की पावर अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो मॉनिटर कर सके आपकी पॉलिटी को गवर्नेंस को. ठीक है. इंडिया के अंदर कोर्ट्स के पास काफी पावर है बट फेडरलिज्म जिस अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स की बात कर रहा है इट इज मच लार्जर इन दैट सेंस कि कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो लॉ बना भी सकते हैं कहीं कहीं. ठीक है. इंडिया के अंदर कोर्ट्स के पास लॉ बनाने की पावर नहीं है. We simply have the power to interpret the law to safeguard the constitution. So power of the courts are related to power to protect the people of the country. तो लोगों के rights को protect करने के लिए. ठीक है. To protect the rights of citizens. उसके लिए कोर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. रूल ऑफ लॉ के अंदर भी हमने पढ़ा था कि कोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजंस. So this is what we are talking about here. That authority of the courts is there to protect the rights of the citizens in the country. So these 5 points are essentials of any federalism. We can see कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो काफी हद तक इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है. कहीं कहीं उससे आगे जा रहा है कहीं कहीं थोड़ा पीछे रह जा रहा है. तो थोड़ा ऑलमोस्ट बेसिस पर वी हैव फेडरलिज्म. Since we do not exactly follow the structure of federalism, we are known as not federalism but as quasi-federal nation. हम लोग completely federal नहीं है, हम लोग आधे federal हैं, which means हम लोग quasi-federal हैं. इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म आपका टिल्टेड है टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम. फेडरलिज्म है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. यूनिटरी सिस्टम है जहां पे सारी पावर सेंटर के पास ही है. तो हम लोग हैं तो फेडरलिज्म हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बना लिए हैं पर वी आर अ लिटिल टिल्टेड अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम. दैट इज व्हाई हम आधा आधा फेडरलिज्म है तो क्वाजी फेडरल है. ओके. Now let us see what are some of the unitary features
ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसे यूनिटरी फीचर्स हैं कि हम इसे कह रहे हैं कि ये फेडरलिज्म नहीं है, ये तो क्वाज़ी फेडरल है। सो देयर आर मेनी इंस्टांसेस व्हिच शोज कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेंटर को ज्यादा पावर दे रहा है स्टेट से। ठीक है, बहुत सारे इसके मेरे पास एग्जांपल्स हैं जहां पे सेंटर जो है वो ज्यादा पावर एंजॉय कर रहा है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। ओके, so let us see some of the unitary features. सबसे पहले दो, let us talk about article 249. आर्टिकल 249 क्या कह रहा है? आर्टिकल 249 कह रहा है कि आपका जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां नेशनल इंटरेस्ट में इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पे लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट को यानी यूनियन को पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पे भी टॉपिक बनाए। सबसे पहले तो हमारे पास तीन लिस्ट है। सबसे पहले हमारी यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंटर यानी यूनियन लॉ बना सकता है। देन वी हैव स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ आपके स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। तीसरी है कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी स्टेट भी, ऐसे टॉपिक्स हैं। तो 249 मुझे अलाउ कर रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में इट कैन हैपन कि यूनियन को स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पे लॉ बनाना पड़े। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट बीच में आ गया है, नेशन को जरूरत है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट को अलाउड है स्टेट लिस्ट के टॉपिक पे लॉ बनाना। ठीक है, तो अगेन मैंने पावर किसको दी है? थोड़ी मैंने यूनियन को, सेंटर को पावर ज्यादा दी है। देन वी हैव आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 क्या कह रहा है? आर्टिकल 253 कह रहा है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट हमारे यहाँ डायरेक्टली अप्लाई नहीं करता। सी, इंटरनेशनल लॉ के अंदर देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स। स्टेट यानी कंट्रीज, इंटरनेशनल लॉ में हम कंट्रीज को स्टेट बोलते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट इज मोनो स्टेट, सेकंड इज ड्यूल स्टेट। मोनो स्टेट कहती है कि लेट्स से मैंने बाहर जाके एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करा, लेट्स से आई साइन सीडो व्हिच इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब मैंने ये साइन कर दिया कि औरतों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वो लॉ डायरेक्टली मेरी कंट्री में अप्लाई करेगा। डायरेक्टली वो मेरी कंट्री में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, आई एम अ मोनो स्टेट। बट इफ आई एम अ ड्यूल स्टेट लाइक इंडिया, वो लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आई हैव टू कम बैक टू माय कंट्री एंड मेक अ स्पेसिफिक लॉ फॉर माय कंट्री। मैं एक स्पेशल लॉ बनाऊंगी, स्पेसिफिक लॉ बनाऊंगी मेरे कंट्री के लिए, फिर वो मेरी कंट्री के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, सो इंडिया बीइंग अ ड्यूल स्टेट, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई होते इंटरनेशनल अग्रीमेंट के लॉज, यहाँ पे हम स्पेशल लॉ बनाते हैं उनके लिए। तो ये स्पेशल लॉ बनाने की पावर किसके पास है? इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो भी साइन होगा उस पर स्पेशल लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। तो अगेन यूनिटरी फीचर है ये, हमने सेंटर को ज्यादा पावर दी है। ओके, देन वी हैव आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी की। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कह रही है कि देखो, आपके सेंटर ने भी लॉ बनाया, आपके स्टेट ने भी लॉ बनाया, इट इज पॉसिबल कि कॉन्करेंट लिस्ट में आपकी सेंटर और स्टेट ने दोनों ने लॉ बना दिया एक टॉपिक के ऊपर, पर सेंटर का लॉ स्टेट के लॉ से क्लैश कर रहा है। नाउ इट डजंट मैटर कि पहले सेंटर का लॉ बना था या स्टेट का लॉ बना था। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि यूनियन और आपका स्टेट का लॉ आपस में क्या कर रहे हैं? क्लैश कर रहे हैं। ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो इन दैट केस मेरा यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है, चाहे वो पहले बना था चाहे बाद में बना था, कभी भी बनाओ, मेरा लॉ प्रिवेल करेगा यूनियन का। ठीक है, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। इसके अंदर एक क्लॉज होता है कि अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट से एसेंट ले ली, प्रेसिडेंट से पूछा और प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया, प्रेसिडेंट का एसेंट स्टेट को मिल गया, तो उस स्टेट के अंदर स्टेट का लॉ अप्लाई करेगा, बाकी हर जगह यूनियन का बनाया लॉ अप्लाई करेगा। ठीक है, देन वी हैव आर्टिकल 256। आर्टिकल 250 सॉरी 356, नॉट 256, 356।
आर्टिकल 356 इज टॉकिंग अबाउट स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने स्टेट इमरजेंसी लगा दी, तीन तरह की इमरजेंसी हमारी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मैंने स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया, तो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट का सारा जो भी पावर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसके पास चला जाएगा? यूनियन के पास। स्टेट में जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी चीफ मिनिस्टर था, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, सब खत्म। सारा रूल स्टेट का चला गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट यूजुअली रूल करते हैं स्टेट में थ्रू गवर्नर्स, ठीक है। तो वो सारा रूल चला जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास। जैसे मणिपुर के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी, तो सारी गवर्नमेंट से पावर लेके हमने दे दी प्रेसिडेंट को। तो अगेन स्टेट से पावर लेके मैंने यूनियन को दे दी। अगेन दिस इज अ यूनिटरी फीचर। ओके, देन वी हैव आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या कह रहा है? आर्टिकल 155 कह रहा है कि आपका जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। यूनियन लेवल पे जो पावर प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर एंजॉय करता है। तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर आंसरेबल होते हैं टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर अपने ऑफिस में होते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इच्छा से प्रेसिडेंट द्वारा ही गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। अदरवाइज अगर वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो उन्हें उनके ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। तो अगेन मैंने पावर ली स्टेट से, किसको दे दी? यूनियन को दे दी। तो दिस इज अगेन अ यूनिटरी फीचर। देन वी हैव अदर एग्जांपल्स आल्सो। जैसे इंडिया के अंदर देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। अब जितने भी आपके फेडरल स्टेट्स हैं वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप है। जैसे इफ यू आर लिविंग इन यूएसए और आप टेक्सास में रहते हो, तो आपके पास टेक्सास की सिटीजनशिप होगी और यूएसए की सिटीजनशिप अलग होगी। बट इंडिया में अगर मैं यूपी में रह रही हूँ तो कोई यूपी की अलग से सिटीजनशिप नहीं है। सिर्फ एक सिटीजनशिप है हमारे पास जो कि है इंडिया की सिटीजनशिप। तो इंडिया की सिटीजनशिप ही अप्लाई करेगी मेरे ऊपर, ना कि इंडिया प्लस यूपी की। ड्यूल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर। ओके, देन वी हैव द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम क्या है? देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे अगर आप यूएसए में रह रहे हो, फ्लोरिडा में हो, तो फ्लोरिडा का अपना एक जुडिशियल सिस्टम है, फ्लोरिडा का अपना सुप्रीम कोर्ट है, और यूएसए का अपना फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट जो एपेक्स अथॉरिटी है। तो दोनों का अपना अपना एक जुडिशियल सिस्टम है। Whereas in India there is only one apex court which is the Supreme Court of India। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर है? हमारा दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो देयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट स्टिल डेट। कुछ स्टेट शेयर करती हैं अपना हाई कोर्ट, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज भी हाई कोर्ट शेयर करती हैं स्टेट्स के साथ। 25 हाई कोर्ट्स है मेरे पास स्टिल डेट। तो आपके हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, सो वी हैव डिवाइडेड इट टू मेक श्योर कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो हमारे जुडिशियल सिस्टम की। ठीक है, देन अदर एग्जांपल्स विल इंक्लूड ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज इफ यू नो अबाउट इट, आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट। आपकी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। मैं एक एग्जाम दूंगी यूपीएससी का एग्जाम, उसके थ्रू मैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एलिजिबल हूँ इफ आई पास द एग्जाम। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लिए नहीं हो रहा, स्टेट के लिए भी होती है, पीएससीज हैं आपकी। ठीक है, अलग अलग स्टेट की, जैसे यूपी की यूपी पीएससी है। ठीक है, ऐसे ही आपकी अलग अलग स्टेट की है पीएससीज। बट देयर इज ऑल्सो वन फॉर द होल ऑफ यूनियन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी बनी है। स्टेट की भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, पर यूनियन की भी है। स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देके आप सिर्फ स्टेट में लग सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट में लग सकते हो। बट यूनियन पब्लिक सर्विस का एग्जाम देकर आप यूनियन में, इंडिया में कहीं भी लग सकते हो, यूनियन लेवल पर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाउ इंडिया is a federalism but it is highly favorable to the union। हमने फेडरलिज्म तो अपनाया है, फेडरल स्ट्रक्चर तो बनाया है, बट इट इज हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम। तो यूनिटरी फीचर्स बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे पास जो शो करते हैं कि हम स्टेट से ज्यादा सेंटर को पावर दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज
federalism or the federal structure of Indian polity.